नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति की। दरअसल साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां मैदानी स्तर पर दिखने लगी है। भाजपा ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों के लिए कुल 60 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। भाजपा का यह कदम पार्टी की पुरानी चुनावी रणनीति के लिहाज से काफी चौंकाने वाला माना जा रहा है। आमतौर पर भाजपा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करती है। कहा जा रहा है कि पार्टी के इस कदम से उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा समय मिलेगा। इससे वो जनता तक अपनी बातें बेहतर तरीके से पहुंचा सकेंगे और पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। भाजपा के इस प्रयोग ने या कहें कि रणनीति ने सियासी गलियारों में कई तरह के सवालों और चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के कुल 60 उम्मीदवारों को पहली सूची में मध्य प्रदेश से 39 और छत्तीसगढ़ से 21 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। दोनों राज्यों की इन 60 सीटों में से 59 पर भाजपा को 2018 में हार मिली थी। छत्तीसगढ़ की सभी 21 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस का कब्जा है। 2018 के चुनाव में इन 21 में से 20 पर कांग्रेस और 1 पर जनता कांग्रेस को जीत मिली थी। राज्य की मरवाही सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस के सुप्रीमो रहे अजीत जोगी चुनाव जीते थे। जोगी के निधन के बाद हुए उपचुनाव में यहां कांग्रेस को जीत मिली थी। हालांकि चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के कई उदाहरण मिलते हैं। अलग अलग पार्टी अलग अलग समय पर इस रणनीति को अपनाती रही है। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा ने इन राज्यों में उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली पहली पार्टी नहीं है। भाजपा से पहले मायावती बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। बसपा ने 8 अगस्त को ही राज्य की 9 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया था। 2018 के चुनाव में बसपा राज्य में 2 सीटें जीतने में सफल भी रही थी। पार्टी को करीब 4% वोट भी मिले थे। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी बसपा 10 अगस्त को ही 7 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी पहले बसपा ने राजस्थान के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी। बसपा ने 28 जुलाई को 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। तीनों सीटें पूर्वी राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर जिलों की हैं और इनमें से 2 सीटें 2018 में बसपा उम्मीदवारों ने जीती थी। हालांकि बसपा के सभी जीते हुए 6 विधायक बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बसपा की ये काफी पुरानी रणनीति रही है। पिछले कई चुनावों से बसपा चुनावी राज्य में चुनाव तारीखों की घोषणा से काफी पहले उम्मीदवारों का ऐलान कर देती है। यहां तक संबंधित उम्मीदवार महीनों पहले चुनाव प्रचार में लग जाते हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है। 2007 में जब बसपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी, तब भी पार्टी ने अधिकतर उम्मीदवारों को चुनाव की घोषणा से करीब 1 साल पहले ही बता दिया था कि आपको चुनाव लड़ना है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी पार्टी ने अधिकांश सीटों पर इस रणनीति पर काम किया था। हालांकि औपचारिक सूची बाद में जारी की गई थी। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या सिर्फ बसपा में ऐसा होता रहा है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में कई पार्टियां इस रणनीति पर काम करती रही है। सबसे ताजा उदाहरण हाल में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ही देखने को मिलता है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस ने यही रणनीति अपनाई थी। जेडीएस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के ऐलान से करीब 3.5 महीने पहले अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी। पार्टी ने 19 दिसंबर 2022 को 93 प्रत्याशियों वाली पहली सूची जारी की। राज्य में 29 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हुई थी और 13 मई को नतीजे आए थे। चुनाव नतीजों में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस तीसरे नंबर पर रही थी। 224 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी को पहले से भी कम महज 19 सीटें ही मिल सकी और उसकी रणनीति का कुछ खास असर भी नहीं हुआ। इसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी। कांग्रेस ने राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए 25 मार्च को 124 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया।
जब राज्य में नतीजे आए तो पार्टी को जबरदस्त जीत मिली और इसने 135 सीटें जीतकर अकेले अपने दम पर सरकार बनाई। बहुजन समाज पार्टी की तरह आम आदमी पार्टी भी कई राज्यों में इसी तर्ज पर उम्मीदवारों का ऐलान करती रही है। आम आदमी पार्टी ने पिछले साल हुए गुजरात, हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव के दौरान भी चुनाव तारीखों के ऐलान से काफी पहले उम्मीदवार घोषित करने शुरू कर दिए थे। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 से महीनों पहले आम आदमी पार्टी ने 2 अगस्त को कुल 182 में से 10 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इस कदम के साथ दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अपने उम्मीदवारों की सूची की घोषणा करने वाली गुजरात की पहली राजनीतिक पार्टी बन गई थी। चुनाव आयोग ने 3 नवंबर को गुजरात चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। चुनाव के ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की 8 सूची जारी कर चुकी थी। इन सूचियों में कुल 108 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका था। हालांकि चुनाव नतीजों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 5 सीटें ही मिल सकी थी। इसी तरह फरवरी 2022 में पंजाब विधानसभा के चुनाव होने थे। पार्टी ने 4 महीने पहले ही उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी। 12 नवंबर 2021 को आप ने पहली सूची में 10 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। चुनाव आयोग ने 8 जनवरी 2022 को पंजाब चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। 7 जनवरी तक आप राज्य में कुल 8 सूचियां जारी कर चुकी थी। इन 8 सूचियों में 104 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका था। महज 13 सीटें ऐसी थी जहां उम्मीदवारों के नाम का ऐलान चुनाव की घोषणा के बाद हुआ था। अब राज्य में चुनाव नतीजे आए तो पार्टी ने कमाल कर दिया। आपने दशकों से कांग्रेस या शिरोमणि अकाली दल के हाथों में रहे राज्य की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इस चुनाव में 117 में से 92 विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी को एक तरफा जीत मिली थी। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने पहली सूची में इन्हें बनाया है उम्मीदवार। प्रेमनगर विधानसभा सीट से भूलन सिंह मरावी, भटगांव विधानसभा सीट से लक्ष्मी राजवाड़े, प्रतापपुर विधानसभा सीट से शकुंतला सिंह पोर्थे, रामानुजगंज विधानसभा सीट से रामविचार नेताम, लूंद्र विधानसभा सीट से प्रबोज भींज, खरसिया विधानसभा सीट से महेश साहू, धर्म जागढ़ विधानसभा सीट से हरिश्चंद्र राठिया, कोरबा विधानसभा सीट से लखनलाल देवांगन, मरवाही विधानसभा सीट से प्रणव कुमार मरपच्ची, सरायपाली विधानसभा सीट से सरला कोसरिया, खल्लारी विधानसभा सीट से अलका चंद्राकर, अभानपुर विधानसभा सीट से इंद्र कुमार साहू, राजिम विधानसभा सीट से रोहित साहू, सिहावा विधानसभा सीट से श्रवण मरकाम, दोंडी लोहार विधानसभा सीट से देवलाल हलवा ठाकुर, पाटन विधानसभा सीट से सांसद विजय बघेल, खेरागढ़ विधानसभा सीट से विक्रांत सिंह, खुज्जी विधानसभा सीट से गीता घासी साहू, मोहला मानपुर विधानसभा सीट से संजीव साहा, कांकेर विधानसभा सीट से आशाराम नेताम, बस्तर विधानसभा सीट से मनीराम कश्यप। भाजपा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर तंज कस रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि सबसे बड़ा परिवारवाद तो बीजेपी में ही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस लिस्ट में 3 बातें देखने को मिली। पहला, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पेकरा का पत्ता साफ हो गया। दूसरा, इन लोगों पर कहर बरपाने वाले पूर्व आईएएस ओपी चौधरी को खरसिया से टिकट नहीं दिया गया। तीसरी और अहम बात यह है कि बीजेपी कहती है कि परिवारवाद नहीं चलेगा, लेकिन खेरागढ़ से रमन सिंह के भांजे विक्रांत सिंह को टिकट दिया गया। ऐसे में बीजेपी शायद रमन सिंह और अभिषेक सिंह का पत्ता साफ करने लगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में टिकट को लेकर हमारी पहली बैठक हो चुकी है। इसके बाद जिले की बैठक होगी, फिर प्रदेश स्तर पर बैठक होगी। भाजपा पर तंज कसते हुए
सीएम ने कहा कि कांग्रेस में सब खुले तौर पर होता है, लेकिन बीजेपी की बैठक कब हो गई यह मालूम ही नहीं चला। कांग्रेस प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से कार्य कर रही है। ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी कल बोले परिवारवाद, है ना, तो परिवारवाद वो देख लें। बस्तर में बलीराम कश्यप, स्वर्गीय बलीराम कश्यप के दो पुत्र, एक सांसद और एक विधायक और मंत्री रहे, तो उसको पहले देख लें। दूसरा, रमन सिंह के बेटे सांसद की टिकट दिए थे कि नहीं दिए थे। तीसरा, राजनाथ सिंह, उसके बेटे की टिकट दिए कि नहीं दिए। गृह मंत्री के बेटे क्रिकेट के सचिव बने हुए, क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने हुए। तो लगातार परिवारवाद तो अपने तरफ और भ्रष्टाचार की बात वो कहते हैं। तो भाई ये सारे खदान अडानी क्यों जाता है, सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट सब एक ही व्यक्ति क्यों जा रहे हैं। बस्तर के खदान भी जाता है तो अडानी जाता है ना। कोयला खदान जाता है, लोहा खदान जाता है, कोयला खदान जाता है तो अडानी भी जाता है। और हम रोक लगाते हैं, इसका सबसे ज्यादा छापा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में अपने मित्रों के लिए कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जहां भाजपा सत्ता पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो सरकार में बने रहना चाहती है। इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 कई मायनों में बेहद खास होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार के चुनाव को काफी रोचक बना दिया। पाटन विधानसभा सीट पर भूपेश बघेल के खिलाफ उनके भतीजे विजय बघेल को उम्मीदवार बनाकर चुनावी रणनीति में उतारा है। अब इस सीट पर विधानसभा चुनाव के मैदान में चाचा भतीजा के बीच टक्कर होगी। माना जा रहा है कि भाजपा ने काफी सोच समझकर ये दाव खेला है। पाटन विधानसभा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीट है, वो यहाँ से विधायक है। ऐसे में बीजेपी ने उनके ही गृह जिले दुर्ग से सांसद भतीजे को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में ये वीआईपी सीट बेहद खास होगी, क्योंकि अब सबकी नजर यहाँ पर चाचा भतीजे की चुनाव लड़ाई पर रहेगी। जहाँ सीएम भूपेश बघेल आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं, उनके भतीजे सांसद विजय बघेल भी अपनी सधी हुई राजनीति के लिए फेमस है। वो अपने चाचा पर उसी अंदाज में वार करते हैं जिस तेवर के साथ सीएम निशाना साधते हैं। विजय बघेल अपने चाचा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बार विधानसभा चुनाव में पटकनी दे चुके हैं। उन्होंने 2008 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल को हराया। इसके बाद 2013 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने विजय बघेल को हराकर हिसाब किताब बराबर कर दिया। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि बीजेपी ने इस बार विजय बघेल को बीजेपी घोषणा पत्र समिति का चेयरमैन भी बनाया है। इस बार उनके ही नेतृत्व में घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। भाजपा की सूची में प्रत्याशी बनाए जाने पर विजय बघेल ने कहा उनका सौभाग्य है कि बीजेपी ने उन्हें पाटन से मौका दिया। जनता के आशीर्वाद से भूपेश बघेल को पटक नहीं देंगे। सांसद विजय बघेल ने कहा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उसके लिए वे पार्टी को धन्यवाद देते हैं, विश्वास दिलाते हैं। जो विश्वास उन्होंने मुझ पर किया है, हमारे पाटन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताया है, मैं उसके लिए फिर से एक बार सभी शीर्ष नेताओं को, प्रदेश के नेताओं को अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे झूठ फरेब की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार में डूबे हुए मुख्यमंत्री को पटकनी देने का सौभाग्य मिला है। पार्टी ने मेरी भावनाओं को सम्मान करते हुए यह दायित्व दिया है। उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, भूपेश बघेल की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बड़ा चेहरा है, ऐसा केवल माहौल बनाया गया है। ऐसा दिखावापन किया है कि पूरे देश में सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय नेता है, ऐसा दूसरे प्रदेश के लोग मानते हैं, लेकिन हम नहीं मानते। हम तो उनको झूठ फरेब की राजनीति करने वाले, बनावटी राजनीति करने वाले, बनावटी किसान का बेटा, बनावटी छत्तीसगढ़िया मानते हैं। हर हमेशा जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है और आज भी मुझे मेरी पार्टी ने, मेरे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, राष्ट्रीय नेताओं ने, प्रदेश नेताओं ने, हमारे पाटन की जनता और वहाँ के कार्यकर्ताओं के प्रेम और स्नेह के बदौलत आज जो मुझे प्रत्याशी के रूप में वहाँ पर नामांकित किया है,
मैं उसके लिए अपने पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। तो अब मजा आएगा, और मजा इसलिए भी आएगा कि एक ऐसे धोखेबाज, फरेबी, झूठ बोलने वाला, शराब नदियां बहाने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला एक मुख्यमंत्री से, जो छत्तीसगढ़ को कलंकित कर दिए हैं, और खासकर पाटन क्षेत्र को कलंकित करने वाले इस मुख्यमंत्री के साथ लड़ने का मुझे अवसर पार्टी ने दी है। भाजपा की सूची में कांकेर से आशाराम नेताम, प्रेमनगर से भूलन सिंह मरावी और कोरबा से लखनलाल देवांगन को उम्मीदवार बनाया गया है। पहली सूची में भाजपा ने 10 अनुसूचित जनजाति और 1 एससी के अलावा सांसद विजय बघेल पर भरोसा जताया है। सूची में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने से पहले ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ पर लगातार फोकस किए हुए हैं। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। दोनों दलों के नेता पूरी तरह से चुनावी समर में कूद चुके हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि भाजपा जिन सीटों पर कमजोर है, वहां पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। वहीं इस बार जाति समीकरण को भी प्राथमिकता देकर लिस्ट जारी की गई है। पिछली बार के मुकाबले इस बार पहली सूची जल्दी जारी की गई है। ऐसे में भरपूर समय मिलने से पार्टी को अपने पक्ष में माहौल बनाने का समय मिल गया है। उम्मीदवारों को चुनावी तैयारियों में जुट जाने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं आयकर, पारिवारिक संपत्ति विवरण, आपराधिक केस की जानकारी, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आदि एकत्र करने के लिए भी कहा गया है, जिससे दस्तावेज पुख्ता रहे और नामांकन पत्र रद्द होने की नौबत न आए। रायपुर दक्षिण से बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भाजपा ने सामान्य सीट में भी आदिवासी प्रत्याशी को टिकट दिया है, जो इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी SC/ST और OBC के हित में सोचने वाली पार्टी है। प्रत्याशी की सूची जारी करने में भाजपा ने अगुवाई की। यह अगुवाई नवंबर चुनाव तक जारी रही और भाजपा की सरकार बनी। 3 महीने पहले केंद्रीय नेतृत्व ने लिस्ट जारी की। हम सभी तन मन धन से भाजपा की सरकार बनाएंगे। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, सहायक शिक्षक हैं, रसोईया संघ है, सब पूरी सरकार के विरोध में है। तो खाली कुछ लोगों को झुंझुना दे देने से काम चलने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की 90% जनता और सरकारी कर्मचारी सरकार से नाराज हैं। उनको 7वां वेतनमान, उसका टीए डीए ये नहीं मिल रहा है, उससे पूरे लोग नाराज हैं। जो पुरानी पेंशन योजना है, उस पेंशन योजना का लाभ अभी वर्तमान कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। पुराने जो कर्मचारी हैं जिनको पेंशन मिल रही है, उनको नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ जो वर्तमान कर्मचारी, वो भी 7, 8, 10, 20 साल बाद रिटायर होंगे, उनको मिलेगा। और वो भी ये सरकार दे पाएगी कि नहीं, क्योंकि ये सरकार तो खाली झुंझुना दिखा रही है और इस सरकार के राज में तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि केंद्रीय चयन समिति ने ऐसी सूची जारी कर दी है। ऐसे में प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र में काम करने के लिए पर्याप्त समय मिले। पाटन ने दुर्ग सांसद विजय बघेल को टिकट दिए जाने को लेकर कहा कि विजय बघेल पहले भी एक बार भूपेश बघेल को हरा चुके हैं, इस बार भी हराएंगे। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इस चुनाव में विजय की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वहीं नए चेहरों को लेकर कहा कि मापदंड ये है कि जीत की क्या स्थिति, क्या संभावनाएं हैं, पार्टी के सर्वे में क्या निकला है, ये सारी चीजें केंद्रीय चयन समिति देखती है। इन सब के बाद ही प्रत्याशियों का चयन किया जाता है, जिसके बाद ये सूची जारी की गई है। बैठक में इस बार निर्णय लिए गए कि सीटों को पहले घोषित किया जाएगा और उस घोषित करने की प्रक्रिया में जल्द से जल्द अगस्त से शुरू करके सितंबर एंड तक धीरे धीरे सीटों को घोषित किया जाएगा और पर्याप्त समय प्रत्याशी को मिले। ये लक्ष्य मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ के बारे में कल चर्चा हुई और पैनल का निर्माण हुआ। बीजेपी ने जो 21 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, उसमें जातिगत समीकरण का विशेष ख्याल रखा गया है। इसी के आधार पर टिकट दिया है। ST/SC और OBC सीट का ध्यान रखकर टिकट दिया गया है। 21 सीटों में 9 सीटें SC/ST के लिए रिजर्व है, 10 सीटों पर ST और 1 सीट पर SC, एक सामान्य सीट पर आदिवासी चेहरे को मौका दिया गया है। जिन 21 सीटों पर भाजपा ने टिकट दिए हैं, उनमें से अधिकांश सीटें कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है।
कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी कम ही जीत पाई है। बीजेपी ने पिछली बार इन सीटों पर जिन्हें मौका दिया था, इस बार लगभग सभी जगहों पर बदल दिया गया है। सबसे बड़ी बात 3 सीटों पर देखने को मिली। रामानुजगंज से पूर्व सांसद रामविचार नेताम को टिकट दिया गया है। पूर्व आईएएस ओपी चौधरी का खरसिया से टिकट काटकर महेश साहू को मौका दिया गया है। भाजपा ने प्रयोग तो किया है, लेकिन चुनाव में यह प्रयोग कितना सफल होता है और यह देखना भी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस भाजपा की इस रणनीति के बदले क्या नीति अपनाती है और इन सीटों पर किन उम्मीदवारों को मौका देती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।